आज हम फ्लोचार्ट के माध्यम से मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को बड़े ही आसानी से समझेंगे। इस थ्योरी के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, या नेचुरलिस्टिक थ्योरी, या कीमोजेनेटिक थ्योरी, या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे प्रकृतिवाद या जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को रशियन साइंटिस्ट ए.आई. ओपेरिन और इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट जे.बी.एस. हाल्डेन ने प्रपोज किया था। चूँकि ये थ्योरी आर्टिफिशियल सिंथेसिस पर आधारित थी, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओपेरिन ने अपनी इस थ्योरी को अपनी किताब ओरिजिन ऑफ लाइफ में पब्लिश किया था। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की शुरुआत आद्य सागर के जल में उपस्थित नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन इत्यादि से केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा हुई। ओपेरिन की इस थ्योरी को प्राइमरी एबायोजेनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द्वारा हुई थी। इस थ्योरी के दो भाग हैं। पहला है केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी, जिसे रासायनिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बायोजेनी, जिसे जैव विकास के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल इवोल्यूशन के दौरान पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी हाई अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी पर एनर्जी सोर्स के रूप में यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, लाइटनिंग और ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली ऊष्मा थी। उस समय पृथ्वी पर हाई टेम्परेचर होने के कारण वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं थी, बल्कि वाटर वेपर के रूप में उपस्थित थी, और इसी वाटर वेपर द्वारा क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होने के कारण पृथ्वी का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद पृथ्वी पर वर्षा प्रारंभ हुई और समय के साथ साथ मूसलाधार वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा। केमिकल इवोल्यूशन के समय पृथ्वी के वातावरण में फ्री एटम्स के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित थीं, और ये आपस में रिएक्ट करके मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जैसे प्रारंभिक यानी अर्ली कंपाउंड्स का फॉर्मेशन की। समय के साथ साथ अर्ली कंपाउंड्स में इंटरेक्शन हुआ और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल्स, पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और नाइट्रोजनस बेस लाइक प्यूरिन एंड पेरिमिडीन्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद छोटे छोटे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ करके लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए, जिसे मैक्रोमॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सिंपल शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ करके पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन की, फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स के साथ जुड़ करके फैट्स और लिपिड का फॉर्मेशन किया, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन की। चूँकि इस वक्त बनने वाली पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस द्वारा बनी थी। नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन किए, और ये न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फेट के साथ अटैच होकर के न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन किए, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन किए। इस प्रकार बहुत लंबे समय तक मैक्रोमॉलिक्यूल्स आद्य सागर के जल में घुलते रहे, जिस कारण आद्य सागर के जल में इनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया, और इसी कारण हाल्डेन ने आद्य सागर के जल को हॉट डाइल्यूट सूप यानी गर्म पतला सूप या प्रीबायोटिक सूप या पूर्वजीवी सूप कहा। आद्य सागर में अजैव प्रक्रिया द्वारा बने मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाद में एक साथ मिलकर के बड़े कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किए, जिसे प्रोटोबायोन्ट्स के नाम से जाना गया, और यहीं से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। प्रोटोबायोन्ट्स में रिप्रोडक्शन की क्षमता का अभाव था। बाद में ओपेरिन ने इन्हें कोएसरवेट्स नाम दिया। समय के साथ साथ इन प्रोटोबायोन्ट्स में चेंजेस हुए और आद्य सागर में फर्स्ट लिविंग फॉर्म ओरिजिनेट हुई, जिसे ईओबायोन्ट्स या प्रोटोसेल नाम दिया गया। ईओबायोन्ट्स में रिप्रोडक्शन की क्षमता थी और ये बाई बडिंग रिप्रोडक्शन करते थे। म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप प्रोटोसेल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तथा आसपास के मटेरियल का उपयोग करने के लिए कुशल हो गए तथा सघन होकर के प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण किए, और
बैक्टीरिया जैसा पहला एक कोशिकीय जीव बनाए। ये पोषण अर्थात न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे, अर्थात ये केमिकल से अपनी एनर्जी प्राप्त करते थे तथा ये अनाक्षी श्वसन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन करते थे। कीमो ऑटोट्रॉपिक जीवों द्वारा आद्य सागर में निरंतर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की खपत होने लगी, जिस कारण से आद्य सागर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कमी होने लगी और इस समस्या से बचने के लिए कीमो हेटेरोट्रॉपिक जीवों में बदलाव हुआ और ये कीमो हेटेरोट्रॉपिक से कीमो ऑटोट्रॉप में बदल गए। कीमो ऑटोट्रॉप जैसे जीवों को कहते हैं वो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात कीमोसिंथेसिस द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन तब तक ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में न होने के कारण ये अनाक्षी श्वसन करते थे तथा इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते थे। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। कुछ समय बाद कुछ जीवों में बैक्टीरियो क्लोरोफिल विकसित हुई और अब ये सोलर एनर्जी को केमिकल फॉर्म में बदल सकते थे। इसी कारण से इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा गया। ये सोलर एनर्जी का उपयोग करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते थे और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन ये वाटर के बदले हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन सोर्स के रूप में उपयोग करते थे। इसी कारण ऑक्सीजन मुक्त नहीं हुई और एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग ही था और ये एनारोबिक ही थे। समय के साथ साथ बैक्टीरियो क्लोरोफिल में मॉलिक्यूलर चेंजेस के फलस्वरूप ट्रू क्लोरोफिल विकसित हुई और ये जीव वाटर को हाइड्रोजन डोनर के सोर्स के रूप में उपयोग करने लगे, जिस कारण से ऑक्सीजन मुक्त हुई और इस घटना को ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। ये जीव आज के साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के समान थे। ऑक्सीजन क्रांति के फलस्वरूप पृथ्वी के वातावरण में प्रमुख बदलाव हुए, जैसे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में परिवर्तित हो गया, जिस कारण केमिकल इवोल्यूशन और एबायोजेनेसिस की संभावनाएं समाप्त हो गईं, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन के लिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की आवश्यकता थी। फ्री ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होकर के एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन की, जो सूर्य की यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकने लगी और पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हुआ और पृथ्वी का वातावरण जीवन के अनुकूल बना।